हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिस्ट्री से जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, ये आपको करवाने जा रहा हूं। और बहुत ही अच्छे से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम न्यू वीडियो है, ठीक है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है पर्सनल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और आप हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com को भाई ज़रूर ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे भी आपको सारे के सारे आपके नोट्स मिल जाएंगे जो कि आप पढ़ सकते हो दोनों मीडियम्स में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर इंडिया का एक एम्पायर था जो कि 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में था। तो अब ये जो विजयनगर एम्पायर है, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड पता चल गया, 14 से 17 सेंचुरी के बीच की बात हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक आपको अभी तक कोई दिक्कत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट वाज विजयनगर। अगर मैं आपसे पूछूं कि विजयनगर का मतलब क्या होता है, विजय मीन्स विक्ट्री, नगर मीन्स शहर, तो सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि एक ऐसा शहर जो कभी ना हारा हो, जो हमेशा जीतता आया हो। तो ये कहाँ पे था? अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे, इंडिया का मैप उठा के, तो ये अपना विजयनगर है, कर्नाटक साइड, ठीक है। तो इट वॉज बोथ, विजयनगर एक बहुत ही फेमस सिटी भी थी एंड द कैपिटल ऑफ अ लार्ज एम्पायर इन साउथ एशिया और साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, उसकी कैपिटल भी विजयनगर थी और अपने आप में बहुत बड़ा शहर भी था, ठीक है। जैसे दिल्ली है, एक बहुत बड़ा शहर भी है और कैपिटल भी है न्यू दिल्ली, सेम वैसे। तो ये एम्पायर कब बना था? 14th सेंचुरी में ये बना था। अगर इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड में आपको बताऊं तो फ्रॉम द कृष्णा रिवर, यानी कि आप अगर इंडिया का मैप उठाएं तो नॉर्थ साइड में कृष्णा रिवर देखने को मिलेगा आपको, और साउथ में जो एकदम इसका इंडियन पेनिनसुला का टिप है यहाँ तक, ये पूरा एरिया कवर करता था। ये बेसिकली साउथ इंडिया का था। हुआ क्या, 1565 में ये जो सिटी है इस पे अटैक हो गया था, ठीक है। एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे ये सिटी अबेंडन हो गई, खंडर बन गया इसका। और 17 से 18 सेंचुरी तक आते आते ये रुइंस में तब्दील हो गई, यानी कि वही प्रॉपरली एकदम खंडर बन चुका था ये। तो हुआ क्या, ये तो मैंने सीधा आपको बता दिया कि ये खत्म कब हुआ था। तो अब मैं आपको बताऊं कि विजयनगर की हिस्ट्री हिस्टोरियंस को पता कैसे चलती है। तो एक तो ओरल हिस्ट्री है, ओरल ट्रेडिशंस, यानी कि जो स्टोरीज पास डाउन हुई जनरेशनल, है ना। आपके दादा परदादा आपको सुनाते हैं, एक राजा था एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, वही वाला सीन। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती हैं, कुछ पुराने टूल्स, कुछ पुराने कॉइन्स, रूइंस, खंडर मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, पुराने टेम्पल्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, है ना, जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं, पत्थरों पर लिखे जाते हैं। और कुछ और रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं जो फॉरेनर्स आए उन्होंने भी तो देखा होगा। तो अब मैं आपका एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो कि है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी क्या है भाई? हम्पी, चलो देखते हैं हम्पी क्या है। सबसे पहले तो देखो इसकी इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। जो लोकल प्रीस्ट है, प्रीस्ट कौन होता है? पादरी चर्च में होता है और पंडित इंडिया में होता है, ठीक है। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है, अभी ये मंदिर का नाम याद रखना भाई, बहुत बारी आएगा ये नाम, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर में पंपा देवी जी की पूजा होती है, एक देवी माँ है। तो ये जो पंडित हैं यहाँ के, ये हिस्टोरियंस की मदद करते हैं उनको स्टोरीज सुनाने में, जो जो इनको सुनाई गई थी, इनके दादा परदादाओं ने, इनके गुरुओं ने जो इनको सुनाया, भाई इन लोगों ने आगे हिस्टोरियंस को सुना दिया। अब फोटोग्राफर्स का क्या रोल है भाई? 1856 में फोटोग्राफर्स हम्पी की फोटो लेने लगे, मॉन्यूमेंट्स वगैरह की। इससे स्कॉलर्स को और मदद मिली भाई स्टडी करने में, यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है और यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, जब यहाँ के फोटोज डिटेल में देखे उन लोगों ने। फिर एपिग्राफिस्ट लोग भी आ गए भाई, मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद करो दूसरे चैप्टर में। एपिग्राफी किसे कहते हैं? जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी होती है। तो जो इंस्क्रिप्शंस के एक्सपर्ट होते हैं पढ़ने वाले, उनको कहा जाता है एपिग्राफिस्ट। तो इन्होंने इंस्क्रिप्शंस कलेक्ट करे हम्पी के टेम्पल्स में से जितने भी थे, और ये इंस्क्रिप्शंस बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं अपने को विजयनगर के बारे में और हम्पी के बारे में। कुछ और भी सोर्सेस हैं, जैसे कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए, बाहर के देशों के लोग घूमने आए, या कुछ और पुराना लिटरेचर पढ़ लो, तेलुगु, कन्नड़, तमिल,
संस्कृत लैंग्वेज में, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा विजयनगर के बारे में। अब मैं आपको आपकी एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक करवाऊंगा, राय, नायक एंड सुल्तान। ठीक है भाई, सिंपल है, देखते हैं। विजयनगर को भाई किसने स्टेब्लिश किया था, कोई तो होगा। तो एक था हरियर, एक था बुक्का, दोनों भाई थे। ठीक है, हरियर एंड बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर एम्पायर बनाया था 1336 में, जितने अपने को रिकॉर्ड मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली यही है। और माना जाता है विजयनगर एम्पायर बहुत डाइवर्स था, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, लेकिन सभी टुगेदर रहते थे, यानी कि एम्पायर बहुत अच्छा था। सभी अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आपस में रहते थे। अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज देखो, नॉर्थ की जो इसकी फ्रंटियर है वो चेंज होती रहती थी, क्योंकि बैटल होते रहते थे वहां पे। क्या है, फर्टाइल रिवर वैली, मतलब रिवर वैलीज थी। ठीक है, रिवर और उसके आसपास का एरिया हर कोई चाहता था कब्जा करना। और ओवरसी के जो ट्रेड रूट्स होते हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, तो हर कोई यही बैटल करता था उस टाइम पे कि भाई ये एरिया मेरे अंडर में आ जाए, ये एरिया मेरे अंडर में आ जाए। अब इसके राइवल्स कौन थे भाई, दुश्मन? तो विजयनगर के जो राजा होते थे वो ज्यादातर डेक्कन के सुल्तान के साथ लड़ते थे। सुल्तान कौन होता है भाई, मुस्लिम रूलर होता है। ठीक है, तो डेक्कन के सुल्तान के साथ, और उड़ीसा के गजपति रूलर्स थे, ये भी हिंदू ही थे, लेकिन ये लड़ते थे विजयनगर वाले आपस में। तो कंपटीशन क्यों होता था, लड़ाइयाँ क्यों होती थी? लैंड के लिए होती थी, रिसोर्सेज के लिए, और ट्रेड रूट्स को अपने अंडर में लेने के लिए होती थी। दो वर्ड बता रहा हूँ, याद रखना, तीन वर्ड। गजपति का मतलब होता है गज, एलिफेंट। तो ये टाइटल होता था उड़ीसा के रूलर्स का 15th सेंचुरी में। ये क्या है, इनकी एलिफेंट आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती थी। फिर आता है अश्वपति, ये होते हैं कि घोड़े के लॉर्ड। तो ये कौन है, डेक्कन के जो सुल्तान है वो ये टाइटल लगाते थे, क्योंकि वो उनकी हॉर्स आर्मी बहुत अच्छी थी। फिर आते हैं नरपति। नरपति कौन है, लॉर्ड ऑफ मैन, लोगों के गॉड, लॉर्ड। ये टाइटल विजयनगर वाले लगाते थे। विजयनगर के रूलर खुद को राय कहते थे, राय, जैसे कृष्ण देव राय। तो ये क्या है कि बताते थे कि ह्यूमन आर्मी इनकी बहुत अच्छी थी। तो ये तीन वर्ड आपको समझ आ गए होंगे। बिफोर विजयनगर स्ट्रॉन्ग किंगडम्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द साउथ। ऐसा नहीं है विजयनगर एम्पायर अकेला एक पावरफुल एम्पायर था साउथ इंडिया का, इसके पहले भी बहुत से किंगडम थे। जैसे तमिलनाडु में चोलास थे, और कर्नाटका में होयसाल थे। और ये किंगडम बहुत वेल्दी थे, बड़े बड़े इन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए थे, और ये इनका कल्चर भी बहुत रिच रहा है, बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री है इनकी। टेम्पल पेट्रोनेज की बात करते हैं, मंदिरों को बचाना, मंदिरों को बनाना, ये काम किस किस ने किया है? चोल जो राजा थे उन्होंने किया, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया थंजावुर तमिलनाडु में। होयसाल ने चेनकेश्वर टेम्पल बनवाया बेलूर कर्नाटक में। विजयनगर के राय जो थे, राजा थे, इन्होंने भी इस ट्रेडिशन को जारी रखा, बड़े बड़े टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स बनवाए। और साउथ इंडिया का जो आर्किटेक्चर था उसको बेसिकली कि नए हाइट्स पे ले गए। ठीक है, और अच्छे मंदिर बनवाए। घोड़े की इतनी क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मिडेवल पीरियड पढ़ रहे हैं हम। मिडेवल में क्या होता है, जो ज्यादातर वॉर्स होती थी वो घोड़े से ही होती थी, यानी कि जो कैलरी होती थी, जो सोल्जर्स होते थे वो घोड़े पे बैठते थे। तो घोड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। जो अरेबिया था और जो सेंट्रल एशिया था, वहां से सबसे ज्यादा लड़ने वाले घोड़े आते थे। कहते हैं ना, अरबी घोड़ा है गुरु। क्या होता है अरबी घोड़ा, यानी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो जो हॉर्स का ट्रेड होता था वो बहुत ही वाइटल होता था किंगडम्स के लिए, यानी कि हॉर्स ट्रेड बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पे। तो जो लोग हॉर्स का ट्रेड करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो अरेबियन ट्रेडर होते थे। ठीक है, एक तो ये थे, और एक होते थे कुदिरई चेट्टी। ये कौन थे भाई, कुदिरई चेट्टी, इंडियन नाम लग रहा है, साउथ इंडियन, कुदिरई चेट्टी। तो लोकल साउथ इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी ये होती थी। ये लोग बेचारे ट्रेडर्स थे, बेचारे नहीं सॉरी, ये लोग ट्रेडर्स थे, लोकल साउथ इंडियन मर्चेंट्स कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि कुदिरई चेट्टी का मतलब होता है घोड़ों का व्यापारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्चुगीज, अब क्या हुआ, 1498 में पुर्तगाली लोग इंडिया में आते हैं वेस्ट कोस्ट में। बेसिकली जो अपना ये गोवा वाला एरिया है, ये वेस्ट कोस्ट पूरा का पूरा है, यहाँ मालाबार है, नीचे कोंकण है। तो यहाँ पे ये लोग आते हैं और ये ले आए गन। इन्होंने सारा मामला ही चेंज कर दिया। वो घोड़े पे आ रहा है, टुकड़ुक टुकड़ुक करता, उन्होंने एक ही शूट कर दिया, चल भाई काम ही खत्म। अब भाई क्या फायदा, अब क्या हुआ, इन्होंने मिलिट्री स्टेशंस बना दिए, ट्रेड स्टेशंस बना दिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और ट्रेड प्लेयर बन गए इंडियन कोस्टल रीजन्स में। भाई ये पूरा एरिया इन्होंने धमका के कब्जा लिया। कहते ज्यादा बोलोगे ठोक दिया जाएगा, सीधा शूट कर देंगे। और अब देखो ये क्या है, कुछ डायमंड
नहीं डायमंड नहीं, कुछ स्टोन्स हैं, स्टोन्स हैं, कपड़ा है, मसाले हैं, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। ये चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस। तो जो विजयनगर की मार्केट थी वो जानी जाती थी अपने मसालों के लिए, अपने कपड़ों के लिए, और प्रीशियस स्टोन्स के लिए, जो कि आपको ये फोटो में दिख रहे हैं, मसाले, कपड़े, स्टोन्स। ठीक है। अब होता क्या है, ये मार्केट दिखाती है कि कितने रॉयल लोग रहते थे विजयनगर में। देखो भाई, जो वेल्दी लोग होते थे उनको चाहिए होते थे लग्जरियस कपड़े, ज्वेलरी, इंपोर्टेड आइटम। तो ये जो विजयनगर की सिटी है ना, ये एलीट लोगों का शहर है, ये भी मान सकते हो आप। रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड, यानी कि ज्यादातर जो ट्रेड होता था उसी से ही रेवेन्यू बनता था, जो इनकम थी स्टेट की। तो जो फंड होता था ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारा वहीं से आता था। टेम्पल भी उसी से पैसे से बनते थे, और मिलिट्री को भी पैसा ट्रेड के पैसे से दिया जाता था। विजयनगर में आज तक कितनी डायनेस्टी ने रूल किया है? सबसे पहले संगम डायनेस्टी 1485 तक, फिर सलूब डायनेस्टी, ये मिलिट्री कमांडर्स थे जो 1503 तक रहे। तुलुब डायनेस्टी, इसमें कृष्णदेवराय, जो विजयनगर साम्राज्य का आज तक सबसे भयंकर राजा रहा है वो यही है। ठीक है, तो ये है डायनेस्टी। फिर अराविदु डायनेस्टी, ये फाइनल डायनेस्टी थी 1452 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये संगम, सलूब, तलूब, अराविदु, ये चार लोग यहाँ पे रूल करके गए हैं। कृष्णदेव राय के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है, जो कि तलूब डायनेस्टी का था। ये जाना जाता है अपनी मिलिट्री सक्सेस के लिए। एक तो इसने बहुत वॉर जीती, पीस के लिए भी जाना जाता है, और प्रोस्पेरिटी के लिए भी। इसके टाइम पीरियड में, इसके रेन में बेसिकली विजयनगर बहुत आगे बढ़ा। इसने रायचूर का जो दोआब है वो जीता बीजापुर से, और उड़ीसा के रूलर्स को हराया इसने, और बीजापुर के सुल्तान्स को भी हराया। तो ये लड़ता था, हराता था और जीतता था। ये मंदिर बनवाता था, नए टेम्पल्स बनवाए, बड़े बड़े गोपुरम बनवाए। गोपुरम क्या होता है? बेसिकली एंट्री गेट होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे एंट्री गेट से होते हैं। ठीक है, दूर से दिख जाएगा हाँ भाई मंदिर है इसके अंदर। और एक नया शहर बनाया जिसका नाम रखा नगलपुरम। इसकी मम्मी के नाम पे इसने ये शहर का नाम रखा था। अब होती है बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। यहाँ से विजयनगर एम्पायर का दी एंड हो गया। हुआ क्या, राम राय जो कि चीफ मिनिस्टर था विजयनगर का, उसने क्या करा, जो उसके राइवल्स थे उनको मैनिपुलेट करना चाह रहा था वो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मतलब दिखाना चाह रहा था, तो ये बैकफायर हो गया। जो तीनों सुल्तान थे उन्होंने एक अलायंस बना लिया भाई, 1 2 3, कहते भाई अब हम तीनों मिल गए, अब आजा क्या करता है तो हमारा हम देखते हैं। तो बहुत तगड़ी बैटल हुई भाई, राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है इसको, बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहा जाता है। विजयनगर की आर्मी इसमें हार गई बहुत बुरी तरीके से। राम राय को कैप्चर कर लिया और उसको मार दिया गया, और सिटी को लूट लिया, बाद में उसको खंडर बना दिया इन लोगों ने। रिलेशन विद सल्तनट्स, हमेशा से ही सुल्तानों के साथ लड़ाई नहीं होती थी। जो कृष्णदेव राय का टाइम था उसमें उसने अपने सुल्तानों को, जो उसके राइवल्स थे, उनकी मदद भी की है। सुल्तान ऑफ बीजापुर हेल्प्ड सॉल्व सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन विजयनगर, और सुल्तानों ने भी यहाँ पे सक्सेशन रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको सॉल्व करने में मदद करी है विजयनगर वालों की। तो जो फाइनल वॉर हुई थी तालीकोटा वाली, वो सिर्फ रिलीजियस नहीं थी बट एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक वॉर भी थी। ठीक है, ये याद रखना। अब ये राय क्या होता है, मैंने अभी आपको ऑलरेडी पीछे बताया ना, जो विजयनगर के रूलर हैं वो अपने नाम के पीछे राय लगाते थे। तो राय क्या है, एक टाइटल होता है जो राजा लोग लगाते थे नाम के पीछे, और इसका मतलब होता है ये सुप्रीम रूलर है, यानी कि जो उस एम्पायर का सबसे टॉप बंदा होगा वो एक राय होगा। ठीक है भाई, सिंपल है। नायक का मतलब समझ लो क्या होता है, नायक। नायक का मतलब होता है नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वो वाला नहीं है भाई, ये दूसरा नायक है। ये क्या है, ये पावरफुल मिलिट्री चीफ होते हैं जो कंट्रोल करते हैं बड़े बड़े फोर्ट्स को, अपनी खुद की आर्मी भी रखते हैं भाई। ऑफन मूव्ड विद पीजेंट्स टू सेटल फर्टाइल लैंड्स, इनके साथ किसान भी बहुत सारे रहते हैं। तेलुगु और कन्नड़ में बात करते हैं क्योंकि साउथ इंडियन है। और जो राय होते थे उनके अंडर रहते थे ये। ठीक है, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे, पर कभी कभी कोई कोई भाई दगाबाज भी निकल जाता था, अपने राजा को धोखा देके खुद राजा बनने की सोचता था। अब अगला वर्ड है भाई अमर नायक। अभी आप बोलोगे भाई नायक तो समझ आ गया, अमर नायक क्या है भाई? तो ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम है, विजयनगर में ये आया था। ये इक्ता सिस्टम से इंस्पायर्ड है। बेसिकली ये दिल्ली सल्तनत जब हुआ करती थी तो इक्ता एक सिस्टम था। इसमें लोग क्या करते थे, जो भी इनके ऑफिसर्स होते थे उनको कैश में सैलरी ना देकर उनको वो लैंड दिया करते थे, जमीन का टुकड़ा, जिसको इक्ता कहा जाता था। तो उसी जमीन से फिर वो आगे बंदा अपना रेवेन्यू कमाए या टैक्स ले, कुछ भी करे, तो इसको इक्ता कहा जाता है।
इसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अमरनायक सिस्टम स्टार्ट किया। तो अमरनायक सिस्टम क्या होता था कि अमरनायक कौन होते थे? मिलिट्री कमांडर होते थे जो राजा के अंडर रहते थे। इनका काम क्या था? व्हाट डिड दे गेट, नहीं उनको मिलता क्या था काम के बदले? एक पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा जिसपे वो गवर्न कर सकते। व्हाट डिड दे डू, उस पे वो क्या करते थे? उस जमीन से टैक्स ले सकते हैं, वहां पे फार्मर्स, आर्टिसंस और ट्रेडर से वो उस जमीन पे टैक्स लेंगे। तो ये टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा भाई? एक तो वो अपनी पर्सनल इनकम रखेंगे, दूसरा जो आर्मी वो मेंटेन करेंगे उनको पैसे देंगे, घोड़े और एलिफेंट मेंटेनेंस के, और मंदिर भी बनवा देंगे, कुछ पैसा बच गया। और थोड़ा अगर कोई वेल्स कैनाल वगैरह खराब है तो उसको रिपेयर करवा दो इरिगेशन के लिए। और व्हाट डिड दे गिव द किंग, राजा को ये लोग क्या देते थे? एक ट्रिब्यूट देते थे, साल में एक बार नजराना, पर्सनल गिफ्ट। ठीक है। हाउ डिड द किंग कंट्रोल देम, तो भाई राजा एक जगह पे टिकने नहीं देता था ज्यादा दिनों तक किसी एक अमरनायक को, वो ट्रांसफर कर देता था ताकि वो जमीन पे परमानेंट ना बस जाए, इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो ट्रांसफर्स होते रहते थे, ये चीज याद रखना। फिर क्या हुआ? 17th सेंचुरी में बहुत से जो नायक थे वो इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने अपने खुद के छोटे 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 किंगडम बना लिए। इससे क्या हुआ? सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाएगी। सोचो भाई, ये तुमने नायक सिस्टम के अमर नायक सिस्टम पे ही पूरा वो एम्पायर टिका रखा है, और यही अगर छोटे छोटे खुद के अपना स्मॉल किंगडम बनाएंगे तो बड़ा किंगडम क्या होगा? वीक हो जाएगा, डिक्लाइन होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक। ओके, वेट अ मिनट। द थर्ड टॉपिक इज विजयनगर, द कैपिटल एंड इट्स एनवायरन्स। देखेंगे कि आसपास क्या था। तो एक ये यूनिक कैपिटल थी। लाइक मैनी कैपिटल सिटीज, विजयनगर के पास अपने एक खुद का एक लेआउट था, प्रॉपर अच्छा प्लानिंग के साथ आर्किटेक्चर बना था। लेकिन इसका वाटर रिसोर्सेज और वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये पूरा विजयनगर है, देखिए भाई, पीछे से नदियां आ रही हैं, बेसिन, भाई मज़े ही मज़े। यहाँ पे एकदम आप रह रहे हो तो पानी की तो कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। तो इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। एक तो नेचुरल बेसिन बनता था, रिवर आती थी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से। सिटी के चारों तरफ पहाड़ियाँ, देखो ना भाई, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, देख रहे हो, नदी, झरने। तो होता क्या है कि बहुत से छोटे छोटे स्ट्रीम्स भी आती थी नदियों की, हिल से होती हुई तुंगभद्रा रिवर में मिल जाती थी। तो बहुत ही बढ़िया था, समझ लो। बिल्डिंग रिजर्वर्स, ये पानी के टैंक बनाते थे, एम्बैंकमेंट्स जिसको बंड्स कहा जाता है, ये बनाए जाते थे पानी की धाराओं के साथ साथ, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। और इस तरीके से कुछ होता था, देखो, ये बना दिया यहाँ पे, ये बना दिया यहाँ पे, और ये बना दिया इस तरीके से। ये ऊपर आप देख रहे हो, ये कैनाल बनी हुई है, कोई नहर बनी हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था। इसका पानी खेतों में यूज़ कर लो, चाहे इसका पानी पर्सनल यूज़ में यूज़ कर लो, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो टैंक से बनते थे, रिजर्वर्स होते थे, ठीक है। तो सिंस दिस एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल, पानी कम आता था, वहाँ बारिश कम होती थी, तो इसलिए ये पानी बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस पानी को पीने में यूज़ कर लो, इरिगेशन में यूज़ कर लो, यहाँ बाकी के शहर में उसकी सप्लाई भेज दो, सिंपल है भाई। तो एक फेमस वाटर टैंक है कमलपुरम टैंक, ये बना था 15th सेंचुरी में, और ये आज भी विजिबल है जब आप जाओगे खंडर देखने। और इसका दो ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, इरिगेशन के लिए और पानी की सप्लाई के लिए। कैनाल से होते हुए रॉयल एरियाज तक पानी जाता था। एक कैनाल है हीरिया कैनाल, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटर वर्क है भाई, नहर बहुत ही अच्छी है ये हीरिया कैनाल, उस टाइम पे थी। ये कैनाल क्या करती है? ड्रू वाटर फ्रॉम अ डैम, पानी आता था इसमें एक डैम से, बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर, जो तुंगभद्रा रिवर पे डैम बना हुआ था। इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड्स इन द फर्टाइल वैली बिटवीन, ये क्या करता था? जो इससे इरिगेशन होता था इसके पानी से, जो सेक्रेड सेंटर था जहाँ पे मंदिर मंदिर थे उसके आसपास, जो अर्बन सेंटर्स हैं। माना जाता है कि ये संगम डायनेस्टी के राजाओं ने ये हीरिया कैनाल को बनवाया था। तो दिस इज हीरिया कैनाल। मैं आपको वापस से एक फोटो दिखा देता हूँ, वहां से आप देख लो। देखो, दिस इज हीरिया कैनाल, ठीक है, ओके, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं भाई अब हम। विजयनगर वॉज नॉट जस्ट फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स एंड वेल्थ, बट ऑल्सो फॉर इट्स इनक्रेडिबल फोर्टिफिकेशन सिस्टम। फोर्टिफिकेशन बहुत ही अच्छा था भाई इनका, बहुत अच्छा था, यानी कि चारों तरफ से चार दीवारी करना। ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर ये लोग बनाते थे
ताकि दुश्मन इतना इजीली इन्वेड ना कर सके। देखो भाई, एक तो ये बाहर है, ये फोर्टिफिकेशन हो रखा है, ठीक है जी। एक फोर्टिफिकेशन अंदर हो रखा है जी, ठीक है जी। एक फोर्टिफिकेशन उसके अंदर हो रखा है जी, ओके जी। एक फोर्टिफिकेशन उसके भी अंदर हो रखा है जी, ठीक है जी। फिर एक फोर्टिफिकेशन उसके अंदर भी हो रखा है जी। लगभग 7 लेयर्स का फोर्टिफिकेशन। सोचो भाई कितना ज्यादा डिफेंसिव सिस्टम था इनका। चलो भाई, एक बारी को यहाँ से टाप के आ जाओगे, यहाँ पे तो फंसोगे, यहाँ भी टाप लोगे, यहाँ तो फंसोगे, यहाँ से भी टाप लोगे, यहाँ तो फंसोगे। इतना इजीली नहीं घुस सकते आप शहर के अंदर। मतलब ये समझ लो कि फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसिव बड़ी बड़ी दीवारें। एक अम्बेसडर आया था भाई पर्शिया का, जिसका नाम था अब्दुल रजाक। 15 सेंचुरी में ये आया था बंदा, ये हैरान हो गया, कहता यार 7 लेयर की फोर्टिफिकेशन है इधर तो। पूरे सिटी को फोर्टिफाइड कर रखा है, एग्रीकल्चरल लैंड को फोर्टिफाई कर रखा है, जंगलों को फोर्टिफाइड कर रखा है इन्होंने। तो ये जो दीवारें होती थी ये बड़े बड़े पत्थरों से बनती थी, ठीक है। इस तरीके का पत्थर होगा, दूसरा पत्थर इस तरीके का होगा, फिर इस तरीके का पत्थर होगा, फिर इस तरीके का पत्थर, ऐसे लगे होते थे पत्थर, ठीक है। कोई सीमेंट वीमेंट का यूज नहीं हो रहा था कोई चिपकाने के लिए। तो जो पत्थर होते थे उनको इस तरीके से काटा जाता था कि वो फिट हो जाए परफेक्टली, एकदम ऐसे फिट बैठ जाए खांचे में। और इनसाइड द वॉल फिल्ड विद मड एंड स्टोन्स, मिट्टी विट्टी थोड़ी भर देते थे। वाई वर फार्मर्स केप्ट इनसाइड द वॉल्स, जो फार्म्स होते थे यानी कि खेतों को क्यों अंदर रखा गया था। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, जो दुश्मन होता है ना वो क्या करता था, वो पूरे सिटी को घेर के वहां के लोगों को वो भूखा मारने की कोशिश करता था ताकि वो लोग सरेंडर कर लें। तो ऐसे में सो इंस्टेड ऑफ ओनली स्टोरिंग फूड, विजयनगर रूलर्स प्रोटेक्टेड द फार्म्स टू, खाने के साथ साथ उन्होंने अपने खेतों को भी प्रोटेक्शन दी। तो इस तरीके से जब वॉर होगी तो लोगों को खाने की दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना खाना उगा पाएंगे, ठीक है भाई। अब अलग अलग लेयर्स बनी हुई थी फोर्टिफिकेशन की। आउटर वॉल थी पूरा भाई, जंगल खेत खलियान सब कुछ। मिडल वॉल थी जो घरों को मार्केट्स को प्रोटेक्ट करती थी। इनर वॉल थी जो राजा महाराजा की जो रॉयल बिल्डिंग्स हैं, पैलेस हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्टिफिकेशन। अब ये गेट कैसे होते थे, बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग इंडो इस्लामिक स्टाइल में गेट बनते थे। थोड़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर है तो थोड़ा इंडियन आर्किटेक्चर है, दोनों मिक्स करके ये लोग बनाते थे, ठीक है। पूरा कंट्रोल रहता था। रोड देख लो भाई, रोड बहुत अच्छे बनाते थे। रोड्स वर वाइड, चौड़े रोड थे पहाड़ों के चारों तरफ। रोक यानी कि चट्टानों को काट के अंदर से नहीं बना रखे थे, चारों तरफ थे। और सम रोड्स केम फ्रॉम टेम्पल्स एंड वर लाइंड विद शॉप्स एंड बाजार्स, कुछ रोड मंदिरों की तरफ होते होते साइड साइड में बाजार होते थे, ठीक है, और शॉप्स होती थी। व्हाट इज द अर्बन कोर, देखो भाई अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर। अर्बन का मतलब होता है मेन एरिया, जहाँ सिटी का एरिया, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ लोग ट्रेड करते हैं बेसिकली। ये विजयनगर का हार्ट है, ये दिल है। तो ऑर्डिनरी लोग कहाँ रहते हैं, तो इसका एविडेंस बहुत कम मिलता है कि क्योंकि उनके घर ज़्यादा बचे नहीं है। मोस्ट हाउसेज वर मेड ऑफ थैच्ड रूफ्स, यानी कि सूखी ग्रास जो होती है उससे बने थे, तो वो सर्वाइव अब नहीं कर पाए। बट पोर्चुगीज ट्रेवलर बरबोसा एक बार जब यहाँ पे आया था तो वो कहता है द हाउसेज वर स्मॉल बट वेल अरेंज्ड इन लॉन्ग स्ट्रीट्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, यानी कि लंबी लंबी गलियां होती थी और ऐसे लाइन से घर बने होते थे, ये बरबोसा ने हमें बताया है। तो उसका मतलब है पीपल ऑफ सिमिलर जॉब्स लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, यहाँ पे एक जैसा काम करने वाले लोग ग्रुप्स में रहा करते थे और उनके घर बहुत सिंपल साफ सुथरे थे। जो लोग अमीर होते थे इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को वहाँ पे ये चाइनीज पोर्सिलेन मिला है। ये क्या है, पॉटरी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव है। ये दिखाता है कि वहाँ पे लोग अमीर अमीर भी थे जो इतना महंगा सामान यूज़ कर रहे हैं। फिर है मुस्लिम रेसिडेंशियल एरिया, यहीं पे दैट सेम एरिया वॉज ऑल्सो अ मुस्लिम नेबरहुड, पड़ोस में ही मुस्लिम लोग भी थे क्योंकि वहाँ पे हमें एक मॉस्क मिला है और टॉम्ब मिला है, यानी कि ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। मंदिर बहुत सारे हैं, छोटे छोटे देवी देवताओं के भी, बड़े बड़े भी मंदिर हैं। ये दिखाता है कि हर तरीके के गॉड्स ट्रेडिशंस के लोग वहाँ रह रहे हैं, गॉड्स को फॉलो करने वाले लोग। एंड एवरी कम्युनिटी में हैव इट्स ओन स्मॉल टेम्पल, हर कम्युनिटी का अपना खुद का टेम्पल था। पानी कहाँ से आता था, मैंने आपको बता दिया, वेल से, रेन वाटर टैंक रिजर्वर से, और टेम्पल ने भी टैंक वगैरह बना रखे थे। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है रॉयल सेंटर। एनसीईआरटी से फोर्थ टॉपिक है आपका
द रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर को समझ लेते हैं। भाई रॉयल सेंटर से नाम से पता चल रहा है ऐसा सेंटर जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। तो ये एरिया कहाँ था? जो विजयनगर का आपका, एक सेकंड रुकिए, तो विजयनगर का जो आपका साउथ वेस्ट पार्ट था, देखो भाई, साउथ एंड दिस इज वेस्ट, और उसके बीच का जो एरिया होता है वो है साउथ वेस्ट। तो विजयनगर के इस वाले पार्ट में अपने रॉयल सेंटर्स थे, क्योंकि यहाँ पैलेस थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी ऑफिशियल्स की, और ये रिलीजियस एरिया भी था थोड़ा। रॉयल तो था ही था, यहाँ पे 60+ टेम्पल्स भी थे। ये दिखाता है कि जो किंग होते थे वो टेम्पल बनाने में बहुत इंटरेस्टेड थे, सपोर्ट करते थे, और वो चाहते थे कि पीपल टू बिलीव दैट दे वर क्लोज टू द गॉड्स। वो लोग ये दिखाना चाहते थे कि भाई जो हम राजा हैं, हम भगवानों के बहुत क्लोज हैं। पैलेसेस इन द रॉयल सेंटर, अबाउट 30 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली है जिनको पैलेस कहा गया है। ये पैलेस टेम्पल नहीं है, दे वर नॉट यूज फॉर प्रेयर और रिचुअल्स, ये पर्सनल पैलेस हैं। ये रहने के लिए यूज होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होते थे, और रॉयल मीटिंग्स होती थी, फंक्शंस होते थे इन पैलेस में। पैलेस किससे बने होते थे? टेम्पल्स जो होते थे वर बिल्ट कंप्लीटली विद स्टोन, ठीक है, तो वो आज तक खड़े हैं। बट जो पैलेस होते थे उनको स्टोन प्लस लकड़ी से बनाया जाता था, और कुछ वीक मटेरियल्स, ठीक है, लगाए जाते थे। तो जो मटेरियल है वो खराब हो जाते हैं टाइम के साथ, तो वो मटेरियल तो खराब हो गए। मंदिर तो पत्थर के थे, मंदिर वैसे के वैसे ही हैं। तो ज़्यादातर जो पैलेस हैं वो अब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब आपके सामने एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये एक स्टेज है, इसको कहा जाता है महानवमी डिब्बा। आपके स्कूल में असेंबली होती है जहाँ पे एक स्टेज होता है, तो ये इसको स्टेज समझ लो। ऊपर चढ़ के जाओगे, राजा यहाँ पे बैठेगा। अब इसमें होगा क्या क्या, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ। महानवमी डिब्बा क्या है? एक मैसिव स्टोन का प्लेटफॉर्म है, देख लो भाई, स्टोन का है, बिल्कुल स्टोन का है, दिख रहा है भाई, पत्थर ही पत्थर है। और ये बहुत ही ऊंचा है, लगभग 40 फीट टॉल है। इसका जो बेस एरिया है वो 11,000 स्क्वायर फीट का है। देखो भाई जो इसका बेस है, ये पूरा इसका बेस है 11,000 स्क्वायर फीट का है। और माना जाता है हैड अ वुडन बिल्डिंग ऑन टॉप विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। माना जाता था कि इसका जो टॉप था वो लकड़ी का था, जो कि अब खराब हो चुका है, सिर्फ पत्थर पत्थर बचा है, ठीक है भाई। और क्या था, ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कार्विंग करी हुई है, घोड़े, एलिफेंट, सोल्जर, डांसर, म्यूजिशियन, ये सब चीज़ें इस पे बनी हुई हैं। देखो आपको गौर से देखोगे तो दिखेगा, ये देखो ये कार्विंग करी हुई है, ये कार्विंग करी हुई है, इधर की हुई है, इधर की हुई है। तो ये कार्विंग्स बहुत सुंदर थी जो इसके ऊपर कर रखी है, ठीक है भाई। हुआ क्या, जो प्लेटफॉर्म है इसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है क्योंकि इस पे रॉयल रिचुअल्स होते थे। महानवमी फेस्टिवल होता है ना, महानवमी, दशहरा आता है नॉर्थ इंडिया में, दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, नवरात्रि होती है साउथ इंडिया में। तो ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं, टाइम होता है। तो अब ये जो अपना किंग होगा ये इस पे बैठेगा और सारे दुर्गा पूजा वगैरह का और अलग अलग प्रोग्राम्स का आनंद लेगा। फेस्टिवल्स के टाइम पे क्या होगा, भगवानों की पूजा होगी, बफेलो और एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती थी। और क्या होता था, डेकोरेटेड हॉर्सेस और एलिफेंट सजा सजा के और रथों को सजा सजा कर वहाँ पे दिखाया जाता था। डांसर आते थे, म्यूजिशियंस आते थे परफॉर्मेंस देने, रेसलिंग के मैच होते थे, वॉर एंड वॉर शोज होते थे। यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ होती थी, एंटरटेनमेंट। और किंग एकदम ऊपर बैठता था टॉप पे और वो देखता था। देखो भाई ये फोटो में मैंने अभी आपको बताया था, किंग ऊपर बैठ के देखता था। और जब लास्ट दिन होता था तो वो अपनी आर्मी को चेक करने जाता था, जो नायकों ने कैसी आर्मी मेंटेन करी है। और नायक गिफ्ट वगैरह भी देते थे और ट्रिब्यूट देते थे, जो पीछे हमने पढ़ा था। अब मैं आपको एक आर्किटेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। एक लोटस महल है, ब्यूटीफुल मिस्ट्री है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। आप पहले देखो ये कैसा दिखता है, देखो भाई लोटस जैसा है, ठीक है देखने में, तो इसका नाम लोटस महल रख दिया भाई। तो अब ये है क्या, इसका पर्पस क्या है, अभी तक कोई एग्जैक्टली अपने को आइडिया लग नहीं पा रहा है क्या। देखो वो लोटस नाम दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा 1800s में, क्योंकि इसके जो आर्क है, जो डोम है, वो लोटस फ्लावर जैसा लगता है। हिस्टोरियंस अभी भी श्योर नहीं है इसका यूज़ कहाँ होता था। एक मैप बनाया कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है, वो बताता है कि ये हो सकता है कि ये काउंसिल चैम्बर था, यहाँ पे मीटिंग्स होती होंगी अपने मिनिस्टर्स के साथ, राजा एडवाइजर्स के साथ मिलता होगा। आज भी इसका एग्जैक्ट यूज़ पता नहीं चल पा रहा है, पर इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, ऊपर से लेके नीचे तक डोम आर्क सब एकदम लोटस जैसे हैं। टेम्पल इन द रॉयल सेंटर, देखो ज़्यादातर टेम्पल जो है
वो सेक्रेड सेंटर है। देखो एक तो है रॉयल सेंटर और एक है सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर में मंदिर ही मंदिर हैं, रॉयल सेंटर में पैलेस ही पैलेस थे। लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो राजा ने अपने घर के आसपास बनवाए थे अपनी फैमिली के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। जैसे हजार राम टेम्पल है, ये भगवान राम का टेम्पल है, बहुत ही रॉयल, बहुत अच्छे से प्राइवेट टेम्पल था, सिर्फ किंग और उसकी फैमिली यूज करते थे। जो मेन मूर्ति है वो आज यहाँ से गायब है, लेकिन पत्थर की दीवारें अभी भी हैं। आप देखो ये मंदिर है हजार राम टेम्पल, बहुत सुंदर मंदिर है भाई। और ये किंग ने अपने फैमिली के लिए बनवाया था। मंदिर पे कार्विंग्स की हुई हैं, रामायण के सीन दिखा रखे हैं, भगवान राम, सीता माता, हनुमान जी और बैटल्स दिखा रखी हैं। हजार राम मंदिर इसलिए पड़ा है क्योंकि इतनी इमेजेस हैं यहाँ पे श्री राम की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन गिन के थक जाओगे, हजारों इमेजेस हैं। तो उसका नाम रख दिया हजार राम टेम्पल, ठीक है। सर्वाइविंग बिल्डिंग्स बाय नायक्स। तो मैनी बिल्डिंग्स इन विजयनगर वर डिस्ट्रॉयड व्हेन द सिटी वाज अटैक्ड। जब अटैक हुआ 1565 में तो बहुत से बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया। जो नायक थे, जो मिलिट्री चीफ होते थे, कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग लार्ज एंड ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड टेम्पल्स। लेकिन बाद में जो नायक थे वो अपने मंदिर मंदिर और वो पैलेस बनाते रहे। मैनी ऑफ दीज लेटर बिल्डिंग स्टिल सर्वाइव टुडे। आज थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स बच गई हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं आपको प्रॉपरली जो पवित्र जगह थी, जो सेक्रेड सेंटर है, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल मंदिरों के बारे में पढ़ाता हूँ। तो देखो विजयनगर, द सिटी वॉज बिल्ट इन द नदर्न रॉकी रीजन नियर द तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर के पास था। एरिया के चारों तरफ क्या थी भाई, पहाड़ियाँ थी और सेक्रेड एरिया था। लोग यहाँ के मानते थे कि जो हिल्स हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, वो बाली और सुग्रीव का घर था, जो कि वानर जो भाई थे आपस में, रामायण में जिनका जिक्र आता है। तो भाई बहुत सेक्रेड जगह हो गई। इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट द गॉडेस पंपा देवी हैड मेडिटेटेड हेयर टू मैरी विरूपाक्ष। यानी कि शिव जी से पार्वती जी की शादी भी जो हुई थी इस रूप में, वो यहीं हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होगा भाई फिर तो ये। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स इन द रीजन। तो ये जो पूरा रीजन है, एरिया है, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है टेम्पल्स की। जैसे कि अलग अलग लोगों ने बनवाए हैं यहाँ मंदिर, पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल। शुरू में आप मैंने आपको बता दिया था इन्होंने बनवाए थे। ये टेम्पल सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं थे, यहाँ पे एजुकेशन मिलती थी, यहाँ पे लोग सीखने आते थे, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक हब होते थे। जब मंदिर के आसपास का एरिया, जब लोग आते हैं तो वहाँ दुकानें भी चलती हैं, मार्केट्स भी होती हैं। तो एक रॉयल पावर का सिंबल था ये पूरा एरिया। राजा टेम्पल्स बनवाते थे दिखाने के लिए कि भाई हाँ हम भगवान से बहुत क्लोज हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल स्टेट। देखो भाई जो विरूपाक्ष भगवान होते हैं ना, विरूपाक्ष टेम्पल बनाया था उनके लिए, जो कि लॉर्ड शिव जी का टेम्पल है और पंपा देवी जी का, वो वहाँ पे ऑलरेडी था। तो उनकी जो शादी हुई थी विरूपाक्ष जी की और पंपा देवी की, वो आज भी सेलिब्रेट होती है विरूपाक्ष टेम्पल में। तो ये सारे बहुत होली प्लेसेस हैं, पवित्र जगहें हैं। तो रूलर्स ने क्या करा कि इन्हीं एरियाज को इसीलिए अपनी कैपिटल वगैरह बनाई, ठीक है। गॉड एज किंग, किंगशिप एज डिवाइन। तो जो विजयनगर के रूलर थे वो कहते थे कि दे रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ विरूपाक्ष। कहते हैं हम शिवजी के बिहाफ पे रूल करने आए हैं, यहाँ पे शिवजी ने भेजा है हमें। तो उनके जो रॉयल ऑर्डर होते थे, जो डॉक्यूमेंट होते थे, उन पे वो लोग साइन करते थे श्री विरूपाक्ष, यानी कि कन्नड़ में वो साइन करते थे भगवान के नाम पे। दे इवन टुक द टाइटल, एक टाइटल भी लिया था इन्होंने, हिंदू सूरत राणा, यानी कि हिंदू सुल्तान। ये समझ लो कि इंडियन और पर्शियन, सुल्तान वुल्तान वर्ड किस में आता है, ये पर्शियन में आता है। तो उन्होंने वो दोनों वर्ड जोड़ के अपना टाइटल भी बनाया। इनोवेशंस बाय विजयनगर किंग्स। तो वो फॉलो करते थे बहुत पुराने ट्रेडिशंस, बट कुछ नए आइडियाज भी थे। जैसे जो किंग है उनके स्टैचूज को मंदिरों के अंदर रख दिया गया मूर्ति बना के। और व्हेन द किंग विजिटेड अ टेम्पल, जब भी कोई राजा मंदिर में जाता था, इट वॉज ट्रीटेड लाइक अ स्टेट इवेंट। ही वॉज अकम्पनीड बाय इंपॉर्टेंट नायकास। ऐसा लगता था कि जैसे कोई सरकारी इवेंट चल रहा है, मंदिर में नहीं आया वो। तो दीज विजिट शोड रॉयल पावर। जब वो आता था दिखाता भाई कितनी रॉयल पावर है, रिलीजियस डिवोशन एंड यूनिटी है उस एम्पायर में, सभी लोग उसके वेलकम के लिए खड़े रहते थे। अब मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं मंडप, ठीक है। शादी ब्याह में सुना है आपने मंडप। और ये है गोपुरम, ये एंट्री गेट है, ऊंचे ऊंचे एंट्री गेट, दूर से दिख जाएगा मंदिर है, ठीक है। यही था वो गोपुरम जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाह रहा था। तो गोपुरम क्या है, एक बहुत बड़ा गेट है, एंट्री गेट, मैंने आपको फोटो दिखा दी। मंडप क्या है, एक हॉल है, एक पवेलियन है, पिलर्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है, कोई हवन हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये गोपुरम है,
ठीक है भाई, सिंपल है, फोटो से समझ में आ रहा होगा। और ये मंडप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब विरूपाक्ष टेम्पल को समझो, बहुत पवित्र मंदिर है ये। टेम्पल जो है बहुत पुराना था, 9 से 10 सेंचुरी में बना था। कृष्णदेव राय जो बहुत पावरफुल था राजा, उसने यहाँ पे क्या करा था, कुछ चीज़ें ऐड करवाई, जैसे एक ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन। ये बनवाया था, एक हॉल बनवाया था भाई। अ ह्यूज ईस्टर्न गोपुरम, एक बहुत बड़ा गेट बनवाया था। तो ये जो चेंजेस हैं इससे दिखाता है कि ये सेंट्रल जो मेन मंदिर था वो थोड़ा छोटा हो गया, जो नए स्ट्रक्चर से वो थोड़े ज़्यादा ऊंचे बनवा दिए इसने। देखो जैसे ये गोपुरम है, तो ये क्या है, बेसिकली ऊंचा सा गोपुरम है। अब देखो मंडप का यूज़ क्या होता है, हॉल्स का। तो मंडप का अलग अलग यूज़ है। कहीं पे म्यूजिक होता था मंडप के अंदर, डांस होता था, ड्रामा भी होता था भगवानों से रिलेटेड, ठीक है, जो एक्ट होते हैं। मैरिज सेरेमनी भी होती है भाई, ठीक है, माना जाता है कि देवताओं की जो मैरिज है वो यहीं सेलिब्रेट होती थी मंडप में। स्विंगिंग रिचुअल्स भी होते थे, कि जो भगवान होते हैं उनको झूले पे बिठा के और मंडप में ऐसे ऐसे झुलाया जाता था, ये भी एक वो है रिचुअल। विट्ठल जी कौन है, विट्ठल? तो विट्ठल जी जो है भगवान विष्णु का एक रूप है, ठीक है, भगवान जी हैं। तो ये आज भी महाराष्ट्र में इनकी पूजा होती है, ठीक है, पंढरपुर में। और विट्ठल जी की पूजा कर्नाटक में भी होती है, विजयनगर में। ये दिखाता है कि जो वहाँ के रूलर्स थे वो सारे अलग अलग एरियाज के ट्रेडिशन को अपने में जोड़कर एक यूनिटी बनाना चाह रहे थे। तो ये विट्ठल जी हैं, विष्णु जी के ये एक रूप है, ठीक है। तो ये है विट्ठल टेम्पल। आप अगर आज जाओगे तो आपको इस तरीके से ये मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो विट्ठल टेम्पल के कुछ फीचर्स हैं कि भाई यहाँ एक तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। अगर आप इस टेम्पल को देखोगे कि यहाँ बहुत सारे एक तो मंडप बने हुए हैं, और एक स्पेशल श्राइन है इन द शेप ऑफ अ स्टोन चैरियट, ठीक है, विच इज़ वेरी फेमस एंड स्टिल एडमायर्ड। एक रथ सा बना हुआ है पत्थर का, देखो ये, इसकी बहुत पूजा होती है और इसकी बहुत वैल्यू है, फेमस बहुत है। अच्छा, आपने कभी ये रथ देखा है कहीं पे? ठीक है, आई गेस 50 रुपए के नोट पे होता है ना ये बना हुआ, यही होता है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा ना, आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आप प्लीज़ फीडबैक देते चलना कि आपको वीडियो लगती कैसी है, समझ में आती है प्रॉपर तो लिख देना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चेरियट स्ट्रीट्स, अ स्पेशल फीचर नियर द विट्ठल टेम्पल, द चेरियट स्ट्रीट है क्या? दीज वर लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रीट्स, यानी कि यहाँ पे गलियां हैं लंबी लंबी एकदम सीधी सीधी, जो कि स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द टेम्पल्स मेन गोपुरम। मेन यहाँ से टेम्पल से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। द स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स, एकदम पत्थर से एकदम सारा रोड बना रखा है बढ़िया। पिलर्ड पवेलियंस स्टूड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पिलर लगे होते थे भाई। ऐसी एक गली बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मर्चेंट लोग यूज़ करते थे, यहाँ दुकानें होती थी, ठीक है, जब फेस्टिवल वगैरह होते थे। पोटिंग पैलेसेस, प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। तो देखो 1800 में क्या हुआ ईयर, ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल कॉलिन मैकेंजी पहला यहाँ पे बंदा है जो सर्वे करता है। उसके बाद हिस्टोरियंस को पता चला यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर हिम हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट यूज्ड फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स। पहले उसने यहाँ सर्वे किया, फिर बाकी के इंस्क्रिप्शंस हमने देखे, कुछ पुराने टेक्स्ट उठा के देखे। हुआ क्या, 20th सेंचुरी तक आते आते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इस पूरे विजयनगर साइट को प्रोटेक्ट किया। कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने इसको प्रोटेक्ट किया। 1976 में हम्पी को जो है को बोला गया कि ये बहुत ही ज़्यादा नेशनली इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई ये। और इन द अर्ली 1980s अ मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बिगिन टू स्टडी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ विजयनगर के खंडर ये रूइंस को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। गोल यही था टू रिकॉर्ड एवरी फिजिकल स्ट्रक्चर, जितने भी मंदिर हैं, घर हैं, मार्केट है, रोड है, सबको समझना। ये काम बहुत ही डिटेल्ड था, साइंटिफिक था, और ये 20 सालों तक और चलता रहा। अलग अलग दुनिया के स्कॉलर्स आए, उन्होंने मिलकर ये काम किया। ये कर्नल मैकेंजी हैं, कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने सर्वे किया था वहाँ का और वहाँ की मैपिंग करवाई गई। देखो द टीम डिवाइडेड द होल एरिया इंटू 25 बिग स्क्वायर्स, तो ऐसे इस तरीके से डिब्बे डिब्बे से बना दिए पीस, ठीक है, और ये डिवाइड कर दिया। और हुआ क्या, ईच बिग स्क्वायर हैड अ लेटर, उसका एक नाम रख दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये जी है। और देन ईच बिग स्क्वायर वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर स्क्वायर्स,
फिर हर बड़े स्क्वायर को अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, मैपिंग करी है बेसिकली। इवन दो स्मॉलर स्क्वायर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टाइनी यूनिट्स, फिर उनको भी छोटे 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 में डिवाइड कर दिया ताकि समझने में आसानी हो, डॉक्यूमेंटिंग का काम इजी हो जाए। क्या मिला भाई डिस्कवरी करके? थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वर डिस्कवर्ड, अलग अलग छोटे छोटे मंदिर मिले, घर मिले, बड़े बड़े टेम्पल मिले, रोड मिले, फुटपाथ मिले, मार्केट मिली, बाजारें मिली। तो वुडन के स्ट्रक्चर मिसिंग है, ज्यादातर लोगों ने बताया क्योंकि लकड़ी खराब हो जाती है। कुछ स्कॉलर्स हैं जॉन एम फ्रिट्स और जॉर्ज मिचेल एंड एम एस नागराजा राव, ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं एंशंट विजयनगर में वो लकड़ी की बनती थी, लेकिन लकड़ी डिके हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ओनली जो स्टोन वाला हिस्सा है वो बिल्डिंग का बच जाता है। बट ट्रैवलर्स जो आए उन्होंने जो लिखा वो हमें इमेजिन करने में मदद कर सकता है कि वो एरिया कैसा लगता होगा। वुडन के कॉलम, पेंटेड सीलिंग्स, कलरफुल डेकोरेशन एक्सेट्रा, ये सब हमें जो पुराने पुराने लोग आए उनकी राइटर्स मतलब जो राइटिंग्स होती हैं, जो बुक होती हैं, वहां से पढ़ने को मिल जाता है। अब अपना लास्ट टॉपिक है क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। देखो एक एक टॉपिक करवा रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्डिंग्स गिव अस क्लूज अबाउट द पास्ट। देखो जो आज जो बिल्डिंग्स हैं वो आज भी सरवाइव कर रही हैं, कुछ किले हैं, मंदिर है, पैलेस हैं, वो हमें हेल्प करती हैं समझने में कि पुराने लोग कैसे रहते थे। जब आप इन बिल्डिंग्स की स्टडी करते हो हमें क्या पता चलता है कि स्टडी ये करके सिटीज़ को कैसे प्लान किया जाता था पहले, कौन से मटेरियल और टूल्स का यूज़ होता था, कि कितनी स्ट्रॉन्ग सिटी होती थी, जैसे फोर्ट वॉल्स जो वो चार दीवारी करी हुई थी, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर, कैसा कल्चर था, कैसे आइडियाज़ थे उस टाइम पे लोगों के। और जो ये किले होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, ये दिखाते हैं कि आपकी मिलिट्री कितनी पावरफुल है। जब आप देखोगे पावरफुल फोर्टिफिकेशंस पे जो मैंने आपको दिखाया था, वॉल्स, गेट्स, ठीक है, सभी को ये दिखाता है कि लोग कितने प्रिपेयर रहते थे अटैक के लिए, कि हम भाई पूरे तैयार हैं। इट टेल्स अस अबाउट द डिफेंस सिस्टम, कि डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा था, एंड हाउ मच इम्पोर्टेंस वॉज गिवन, कितनी इंपॉर्टेंस हम देते थे अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने में। कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड शेयर्ड आइडियाज, तो जब आप कंपेयर करते हो बिल्डिंग्स को विजयनगर की विद बिल्डिंग्स इन अदर सिटीज, तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि कुछ स्टाइल्स थे जो कॉपी किए हुए हैं। हाउ आइडियाज एंड आर्ट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक एरिया का आर्ट दूसरे एरिया में भी स्प्रेड हो रहा है। व्हाट मैसेजेस द किंग और बिल्डर्स वांटेड टू गिव, कि वहां पे राजा क्या मैसेज देना चाहता था, यहाँ के राजा क्या मैसेज देना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल जो ऊंचे ऊंचे गोपुरम्स हैं जो मंदिरों में, वर नॉट जस्ट रिलीजियस, दे वर सिंबल्स ऑफ द किंग्स पावर। जैसे कि एक बड़े बड़े गोपुरम जो होते थे वो एंट्री गेट नहीं थे, बस रिलीजियस नहीं थे, उसका एक ये रॉयल भी वो दिखाते थे कि हाँ भाई सिंबल है पावर के। हिडन मैसेजेस, बहुत सी बिल्डिंग ऐसी है जिसके अंदर कुछ हिडन मैसेजेस हैं, रिलीजियस मैसेजेस हैं। ये इनके मीनिंग जो है ये जब भी क्लियर होंगे जब आप पुराने टेक्स्ट को पढ़ोगे, जब आप पत्थरों पे लिखे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ोगे, जब आप पुराने लोगों की स्टोरियां सुनोगे, तभी आप समझ पाओगे। बट व्हाट अबाउट कॉमन पीपल, आप बोलोगे सर हमने आम लोगों के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं इस चैप्टर में। तो हमें वी नो अलॉट अबाउट किंग एंड बिल्डिंग्स, लेकिन वी डोंट नो अबाउट ऑर्डिनरी मैन, ज़्यादा नहीं पता चलता बच्चों के बारे में। क्या डिड दे अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग बिहाइंड द स्कल्पचर्स, क्या आम लोगों को पता था मूर्तियों का मतलब। जस्ट पास बाय दीज ह्यूज बिल्डिंग्स विदाउट नोटिसिंग मच, क्या वो लोग बस चले जाते थे बिना नोटिस किए। फील प्राउड, क्या वो प्राउड फील करते थे, क्या वो डरे होते थे, क्या वो एक्साइटेड होते थे जब वो रॉयल सेंटर्स को देखते थे, तो उनके मन में क्या था। वर्कर्स कैसे थे, तो भाई देखो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ऊंची ऊंची हैं, बड़ी बड़ी हैं, बनने में साल लगे होंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स काम करते थे, आर्टिस्ट, मूर्ति बनाने वाले लोग, ठीक है, लेबरर्स। बट व्हाट डिड दे थिंक वाइल वर्किंग, ये काम करते हुए क्या सोचते होंगे, ठीक है, क्या वो प्राउड फील करते थे। डिड दे अंडरस्टैंड व्हाट दे वर हेल्पिंग टू बिल्ड, उनको पता भी था कि वो क्या भयंकर चीज बना रहे हैं, या सिर्फ वो अपने काम की तरफ से देखते थे। बस चैप्टर खत्म। आप फीडबैक लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।